गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य में हमने अभी तक देखा कि गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था श्रीगुप्त के बाद में हम लोग देखते हैं घटोत्कच के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, देन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आप देखते हैं स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है, ठीक है, रामगुप्त है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो गुप्त साम्राज्य है उसको हमारे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग क्यों कहा गया। तो सबसे ज़्यादा इन्वेंशन जो है प्रशासनिक व्यवस्था देख लो आप लोग, कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, ठीक है, धार्मिक रूप से मंदिरों का निर्माण, मूर्ति पूजा, मूर्तिकला, इन सबको स्थान दिया। और सबसे पहले प्रारंभ करने वाला जो साम्राज्य था वो था गुप्त साम्राज्य, ठीक है। और इसके अलावा गुप्त साम्राज्य को इसलिए भी जाना जाता है कि इन्होंने किस तरह से अपना प्रशासन संभाला और मौर्य काल में जिस तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्थान होता है वहीं पर इन्होंने वापस हमारी पुरातात्विक जो हिंदू धर्म की परिणति है, जैसे वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, तो इन्हें वापस से क्या दिया, स्थान दिया। तो इसीलिए गुप्त साम्राज्य के को या फिर गुप्त साम्राज्य के शासकों द्वारा जो भी प्रशासन चलाया गया, जो व्यवस्था चलाई गई, इसी को हमारे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। कल हमने बात की थी गुप्त काल के जो अचीवमेंट्स थे, जो भले ही वो मेडिसिन्स में हो, लिटरेचर में हो, एस्ट्रोनॉमी में हो, मैथ्स में हो। जैसे हम लोग बात करते हैं आर्यभट्ट की, क्लियर, वराह मिहिर की, कालिदास की। लिटरेचर और प्योर इनका जो लैंग्वेज होता था वो बच्चों संस्कृत होता था, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और गुप्त साम्राज्य के सभी शासकों ने मैक्सिमम जो सोने के सिक्के चलाए थे वो इन्हें नहीं चलाए थे। लेकिन लेटर ऑन क्या क्या ऐसी परिस्थिति आती है कि गुप्त साम्राज्य जो है वो पतन की तरफ जाता है। तो आज डिक्लाइन ऑफ गुप्त एम्पायर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। The decline of the Gupta Empire, जैसे invasion of the white Huns in the 14th century signal the end of the Gupta golden age, even though at first the Gupta defeated them। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि गुप्त वंश के पतन के क्या क्या कारण रहे होंगे, ठीक है। तो गुप्त वंश के पतन के क्या क्या कारण रहे, तो उसे हम एक एक करके देखते हुए समझेंगे। गुप्त वंश के, ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ गुप्त एम्पायर या गुप्त वंश के पतन के कारण। तो गुप्त वंश के पतन के कारण क्या थे, डिक्लाइन के कारण क्या थे, तो वही चीज आज हम लोग समझेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो रीजन था, जैसे हम लोगों ने बताया था, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं गुप्त वंश के जो शासक थे, श्रीगुप्त थे, ठीक है, रामगुप्त है, स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त के बाद में कोई भी व्यक्ति जो है या शासक जो है बड़ा ही अच्छे से कार्य नहीं संभाल पाया। तो स्कंदगुप्त के बाद में, ठीक है, तो पहला जो रीजन था बच्चों वो ये रीजन था कि स्कंदगुप्त, ठीक है, कौन, पहला जो रीजन था वो ये था कि स्कंदगुप्त के अयोग्य उत्तराधिकारी, स्कंदगुप्त के अयोग्य उत्तराधिकारी। तो फर्स्ट रीजन इज दिस। देखो बच्चों, कभी भी समाज में, प्रशासन में या कोई भी राज्य, ठीक है, अयोग्य अधिकारी या उत्तराधिकारी, सॉरी 1 सेकेंड, अयोग्य उत्तराधिकारी। कोई भी प्रशासन, कोई भी समाज तभी तक व्यवस्थित चल सकता है कि जब वो किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में हो, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के बाद में हम लोग देखते हैं गुप्त वंश में कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं रहा था। जिस तरह से इनके पूर्वज, जिनमें हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम का नाम देते हैं, समुद्रगुप्त स्पेशली उसका नाम देखते हैं, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम देखते हैं कि जिन्होंने अकेले ही, जिसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है, अकेले ही उत्तर भारत यानी आर्यवर्त और दक्षिणावर्त के कम से कम मतलब लगभग 20 से 21 राजाओं को, राज्यों को हरा दिया था, समुद्रगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त जब आता है तो स्कंदगुप्त के बाद में कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहता। तो सबसे पहला रीजन यही रहता है कि आपका शासन प्रशासन सुचारू रूप से तभी चल सकता है जब आप उस तरह से उस चीज को या शासन व्यवस्था की बागडोर जो है अपने हाथों में बड़े ही अच्छी तरह से और निश्चितता के साथ में चला पाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकलता है वो यही निकलता है कि स्कंदगुप्त के बाद में अयोग्य उत्तराधिकारी थे, इसीलिए गुप्त वंश के पतन होना निश्चित था, कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। सेकेंड अगर हम लोग रीजन देखें तो वो था बाह्य आक्रमण। क्या था,
बाह्य आक्रमण। और जिस तरह से मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि बाह्य आक्रमण में जो आते हैं वो है हुण। कौन आते हैं? हुण। ठीक है, हुणों का आक्रमण हुआ और हुणों के आक्रमण को आपको बताया कि अंतिम बार स्कंदगुप्त ने रोका था। और हुणों के हटाने वाला अगर हम लोग देखें तो एक व्यक्ति था मालवा का यशोवर्मन। मालवा का यशोवर्मन। ओके, तो मालवा का यशोवर्मन एकमात्र व्यक्ति बच गया था। मतलब गुप्त को तो छोड़ ही दो आप, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति रह गया था जो हुणों को उस टाइम में बराबर बोल सकते हैं लोहा ले रहा था, तो वो था मालवा का यशोवर्मन। और आप यही चीज सोच इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई बाहरी शक्ति को रोकने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में है तो वो क्या गुप्तों को नहीं हरा सकता, या गुप्त काल के जो उत्तराधिकारी रह गए हैं, स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी रह गए, क्या उनकी शक्ति को वो क्षीण नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, तो मालवा का यशोवर्मन ऐसा था जिसने हुणों को हराया था, लेकिन स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, वो हुणों को हराने में क्या रहे? नाकामयाब रहे, लेकिन मालवा का ये व्यक्ति कर पाए। तो बाह्य आक्रमण सबसे बड़ा रीजन था कि बाह्य आक्रमण इतने पुरजोर से हो रहा था कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी और गुप्त वंश के लेटर ऑन जो भी शासक बनते हैं उनमें इतनी ताकत नहीं बचती, और धीरे धीरे इनके हाथ से इनका जो एरिया था, इनका जो क्षेत्र था उत्तर भारत दक्षिण भारत में, वो निकलता ही चला गया। तीसरा पॉइंट जो है वो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो बच्चों। जो तीसरा रीजन था गुप्त वंश के पतन का, वो था सामंतों व प्रांतपतियों का स्वतंत्र होना। ठीक है, प्रांतपतियों का स्वतंत्र होना। सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जब कोई अयोग्य व्यक्ति केंद्र में बैठा हो तो जितने भी अन्य शासक है, राज्य है, वो धीरे धीरे उनके हाथ से निकलते चले जाएंगे, क्योंकि उनमें नेतृत्व कुशलता नहीं है, उनमें किसी भी चीज को कंट्रोल करने का जो बोल सकते हैं अदम्य साहस चाहिए, वीरता चाहिए, दिमाग चाहिए, राजनीतिक रूप से वो बड़ा ही प्रबल होना चाहिए। ऐसी कोई शक्ति अगर बच नहीं जाती तो उसी टाइम आपको पता होगा कि आफ्टर समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के सामंतों और प्रांतपतियों का स्वतंत्र होना सबसे बड़ा रीजन था गुप्त वंश के पतन का। आपको पता है कि गुप्त वंश ने ही सबसे पहले सामंती व्यवस्था को जगह दी थी। ठीक है, तो सामंती व्यवस्था जो प्रारंभ होती है वो भी यहीं से होती है। देखो सामंती व्यवस्था में होता क्या था, एक तरह से हम लोग ये समझते हैं कि ये व्यवस्था ऐसी होती थी कि राजा अपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझ सकते हो कि राजा सबसे शीर्ष पे रहता है। ठीक है, राजा क्या है? शीर्ष पे रहता है। कौन? कोई भी शासक है, राजा है। और बीच में जितने भी राज्य है, ठीक है, उन राज्यों का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए वो क्या करता है? अपने सगे संबंधी, अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को सामंत बनाता है, जो कि उनके नाम से वहां की शासन व्यवस्था संभालते हैं। और जब राजा ही इस तरह से हो जाए तो सामंत ने अपने अपने उन राज्यों को, जो पहले केवल उन राजा के नाम पर क्या करते थे? शासन करते थे। ओरिजिनल नाम तो राजा होता था, शासक जो होता था, शासन जो होता था वो राजा का होता था, लेकिन सामंत क्या करते थे? अपने हिसाब से उसका क्या चलाते थे? शासन व्यवस्था चलाते थे। सामंती व्यवस्था प्रारंभ गुप्त वंश में होती है, और वहीं पर बोलते हैं कि पहली बार सामंतों ने जब शीर्ष में देखा कि कोई भी शासक योग्य नहीं है, इनको हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही मतलब कमजोर शासकों की वजह से आप कहीं ना कहीं आपने लूज पॉइंट दे रखा है, तो वो सामंत अपने आप को प्रांतपति क्या कहते हैं? राज्य और प्रांत के जो अध्यक्ष होते थे उनको प्रांतपति बोलते थे। तो इन लोगों ने अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। नेक्स्ट अगर रीजन देखें फोर्थ, तो फोर्थ रीजन जो रहता है बच्चों वो रहता है आंतरिक कलह। और आंतरिक कलह कहाँ पर होता है? राजभवन में, खुद के महलों में। ठीक है, तो आंतरिक कलह का मतलब जो होता था कि गुप्त वंश के शासकों, जो उत्तराधिकारी थे, उनके बीच के जो भी राजकुमार, एक तरह से इसका रीजन ये था कि युवराज या राजकुमारों में से, ठीक है, युवराज या राजकुमारों में से राजा बनने के लिए कोई भी निश्चित योग्यता नहीं थी। राजकुमारों में से युवराज होते थे, राजकुमार होते थे, इनमें से कोई भी निश्चित योग्यता नहीं होती थी कि आखिर में नेक्स्ट जो शासक है वो क्या बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं था कि अगर कोई राजा मर गया है या फिर उसको मृत्यु हो गई है तो उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है वही बनेगा। ऐसा किसी तरह का क्राइटेरिया जो था गुप्त काल में हमको देखने को नहीं मिलता कि जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका उत्तराधिकार रहता है। ऐसा चीज कब होती है? जब आप देखते हो कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था तो उसके बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने इन सभी पुत्रों को हटाकर इस समुद्रगुप्त को अपना शासक बनाया था। क्यों? क्योंकि वो योग्य था। तो योग्यता के बल पर ये योग्यता डिसाइड करने वाला कौन था? क्राइटेरिया क्या होगा? राजा अगर अपने जीते जी
किसी भी युवराज को उत्तराधिकारी घोषित करके नहीं जाते थे, तब ये इस तरह की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ जो है वो उत्पन्न होती थी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। कुमारगुप्त के बाद में ये आंतरिक कलह जो है वो प्रारंभ हो जाता है, पतन का कारण बना। फिर है साम्राज्य की विशालता। साम्राज्य की विशालता। अब उस टाइम में स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त के टाइम तक स्कंदगुप्त ऐसा व्यक्ति था जिसने अंतिम बार, आपको ये चीज लिखना है कि स्कंदगुप्त के बाद कोई भी शासक या कोई भी राजा योग्य नहीं था। और स्कंदगुप्त के टाइम तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रांत में, एरिया में गुप्त वंशियों का क्या था, शासन हुआ करता था। साम्राज्य की विशालता के लिए जरूरी है कि जो केंद्र में बैठी है शक्ति वो क्या हो, सुशक्त हो। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती तो साम्राज्य की विशालता भी बहुत बड़ा पतन का कारण बनती है कि आप जब उत्तर भारत पर अपना कंट्रोल करते तो मे भी पॉसिबल आपका दक्षिण भारत पर कंट्रोल ना रहे। आर्यावर्त बोला जाता था उत्तर भारत को, दक्षिणावर्त बोला जाता था दक्षिण भारत को। और बहुत जब धीरे धीरे हर प्रांत में और हर सामंत आपका स्वतंत्र होने लग जाता है तो आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि साम्राज्य की विशालता, और उस साम्राज्य की विशालता के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र में शक्ति का सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। तो साम्राज्य में की विशालता सबसे बड़ा कारण, एक और कारण बनती है गुप्त वंश के पतन का। अगर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखें तो वो था युद्धों का आधिक्य। युद्धों का आधिक्य यानी कि अधिकता में, बहुलता में क्या हुआ था, आधिक्य। युद्धों का आधिक्य व आर्थिक दुर्बलता, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या रीजन है, आप लोग देखते हो कि बिफोर स्कंदगुप्त तक आते आते जो गुप्त वंश के शासक है वो निरंतर युद्धों में ही लिप्त रहे। और जब आप इतने ज्यादा युद्धों में रहते हो, और युद्धों में नहीं रहते तो आपको पता है इससे पहले समुद्रगुप्त हुआ था जिसे भारत का नेपोलियन बोला गया। इसने करीबन उत्तर भारत दक्षिण भारत के 21 राजाओं को हराया था। तो युद्धों का आधिक्य व आर्थिक दुर्बलता भी क्या रीजन बनती है, गुप्त वंश के पतन का कारण। ठीक है, यानी कि जब आप देखते हो कि स्कंदगुप्त घोड़ों के खिलाफ अपना आक्रमण करता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है, तो उसके लिए जब भी आप युद्ध लड़ते हो तो उसके लिए प्रॉपर आपको रिसोर्सेज चाहिए होता है। रिसोर्सेज में आते अस्त्र शस्त्र है, राजस्व है, उसके अलावा आप देख सकते हो राशन है, और भी बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें होती है वो आपको। तो धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि गुप्त वंश के जो शासक थे स्टार्टिंग में इनके पास में बहुत ज़्यादा समृद्धिशाली होते हैं, धीरे धीरे इनका खजाना खाली होता है। और खजाना खाली होने का रीज़न जो था वो था निरंतर युद्धों का होना। आप लोग ये चीज़ भी देख सकते हो कि अब जब आर्थिक बहुलता दुर्बलता होती है, ठीक है, तो किसने, स्कंदगुप्त ने, किसने, स्कंदगुप्त सॉरी कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के टाइम में मिश्र धातु के सोने के सिक्के भी चलाए गए। मिश्र धातु के सोने के सिक्के भी चलाए गए। आपको पता है कि गुप्त वंश के सभी शासकों ने मैक्सिमम सोने के सिक्के चलाए थे। मिश्र धातु के सोने के सिक्के अगर कोई चला रहा है तो मतलब ये है कि वो अपने वंश की प्रबलता और जो प्रायोरिटी है या फिर बोल सकते हैं जो उनका गर्व है उसको कायम रखने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहा है, तब वो मिश्र धातु के सोने के सिक्के चला रहा है। सोने के सिक्के तो चलेंगे लेकिन मिश्र धातु के चलाए। तो युद्धों का आधिक्य बहुत ज़्यादा होना, और इस वजह से गुप्त वंश के शासकों के पास में इनका खजाना खाली होता गया। और जब खजाना खाली होता गया और इनके पूर्वजों ने जिस तरह से सोने के सिक्के डलवाए थे, और जब ये नहीं कर पाते तो ये मिश्र धातु के सोने के सिक्के चलाते। तो इससे भी हमको पता चलता है कि इनकी आर्थिक दुर्बलता धीरे धीरे आने लगी थी। और अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमी जो है वो आपकी अगर सही नहीं चल रही है तो आप नेक्स्ट कहीं पर भी आक्रमण करने का, कुछ अन्य तरीके के टेक्निक्स करने का या फिर सोच, इस तरह की सोच आपकी विकसित ही नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं कूटनैतिक विफलता। और कूटनैतिक विफलता क्यों थी, देखिए केवल अगर प्रशासन चलाना है और आपको एक सक्सेसफुल राजा होना है तो केवल आक्रमण ही नहीं बल्कि आपको कुछ कूटनीति और राजनीति का भी सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, और कूटनीतिक विफलताओं में क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल किसी राज्य के साथ में आपको संधि करनी है तो संधि की क्या क्या शर्तें रहेगी, ठीक है, और संधि को किस तरह से चलाया जाएगा, किस राजा के साथ में करना है। कुछ राजाओं के साथ में वैवाहिक संबंध द्वारा भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपने राज्य का विस्तार करना पड़ेगा।
किसी राज्य को मतलब दिमाग चलाना है, साम दाम दंड भेद से अपने शासन प्रशासन को सुचारू रूप से अपनी प्रजा को खुश करना, ये सारी चीज़ें जो है एक योग्य शासक में होनी चाहिए। तो कूटनीतिक विफलताएं भी है कि समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रामगुप्त, जैसे हम लोग लास्ट मेन लेकर चल रहे हैं स्कंदगुप्त को, तो स्कंदगुप्त के बाद में कोई भी ऐसा शासक नहीं रहा जो क्या रहता है कि कूटनीतिक सफलताओं में या कूटनीतिक सफलता प्राप्त करता है, और कहीं ना कहीं ये क्या होता है, विफल होता है कि इनमें राजनीतिक गुण नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज़ के हम लोग लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या रीज़न रहा गुप्त वंश के पतन का। जो अगर हम अग्रिम कारण देखते हैं तो वो है शासन व्यवस्था का दोष। शासन व्यवस्था का दोष क्या था? तो शासन व्यवस्था में आप प्रशासन को ले सकते हो, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण ले सकते हो। शासन व्यवस्था में खुद में इतने ज़्यादा दोष थे कि दोष में सबसे पहला रीज़न तो ये मैंने आपको यही बताया कि उत्तराधिकार संघर्ष होता था। युवराज में किसी भी तरह की योग्यता, राजा के कौन कौन से बोल सकते पर्टिकुलर जो गुण है वो होने चाहिए, तो वो कहीं पर भी क्राइटेरिया वाइज सही नहीं थे। शासन व्यवस्था में इतना भारी दोष आ गया था गुप्त वंश में कि उसके बाद में इनका पतन होना क्या था, स्वाभाविक था। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अंतिम रीज़न जो बोलता है वो इनकी अहिंसात्मक नीति थी। अहिंसात्मक नीति, देखो कोई अगर आपके राज्य पर आक्रमण करता है तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने राज्य की रक्षा, तो आपको जो हथियार है वो उठाने ही पड़ेंगे। लेकिन आप जैसे देखते हो कि बेसिकली गुप्त वंश के जो सभी शासक थे, ठीक है, अगर हम लोग बात करें गुप्त वंश के शासकों की, तो गुप्त वंश के सभी शासक जो थे बच्चों, वो कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को। कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को। लेटर ऑन ये वैष्णव धर्म से वापस किस में आ जाते हैं? कुछ अंतिम जो शासक होते हैं वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और जब बौद्ध धर्म को अपना लिया है तो आप शांति, अहिंसा, ठीक है, शांति, अहिंसा और युद्ध, ठीक है, इनसे आप क्या रहना चाहते हो? दूर। मतलब शांति और अहिंसा को अपनाते हो, और जहाँ तक हो सकता है आप युद्ध से क्या करते हो? बचते हो। तो ये भी रीज़न था कि अगर आपके पास में आप खुद स्ट्रांग नहीं हो, आप खुद अपने आप में प्रबल नहीं हो, तो सामने वाली शक्ति जो होगी अगर आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो आकर आपके ऊपर आक्रमण करेगी ही करेगी। ठीक है, तो ये कुछ रीजन्स थे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक बार वापस देख लेते हैं, द डिक्लाइन ऑफ द गुप्त साम्राज्य जो इतना विशाल था, मौर्य साम्राज्य के बाद में प्राचीन भारत के इतिहास में जो अपना एक बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ हमारा इतिहास है, आखिर उसके पतन के क्या रीजंस होते हैं। आप लोग देखते हो कि हमने मौर्य साम्राज्य को बहुत अच्छे से पढ़ा था। मौर्य के बाद में अगर कोई स्थान रखता है तो वो गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य ने अपने टाइम में कला, साहित्य, गुप्त और विज्ञान, हर तरीके से इन्होंने विकास किया। द इन्विजन ऑफ द वाइट हुन्स, यानी कि हुन जो बाहरी शक्ति थी वो धीरे धीरे हिंदुस्तान में आती है और हुन आक्रमण होते हैं। ठीक है, और आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्त एम्पायर, नॉर्थ इंडिया ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ सेपरेट हिंदू किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लाइन जो है वो कहीं ना कहीं आपको नोट करके करनी चाहिए कि जैसे ही गुप्त साम्राज्य जो था वो हमारा अंतिम हिंदू साम्राज्य था, अंतिम बोल सकते हैं डायनेस्टी थी हिंदू, फिर उसके बाद में मतलब कि गुप्त खुद अपने आप में हिंदू थे, लेकिन केंद्रीकृत जो शक्ति थी हम देखने को मिलती है उत्तर भारत में, नॉर्थन इंडिया में, वो पूरी की पूरी बहुत सारे जो किंगडम्स हैं, और वो किंगडम्स कौन से थे? सामंत। कौन थे वो? सामंत थे और प्रांतपति थे। तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने साम्राज्य को जगह दे दी। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्त एम्पायर, नॉर्थ इंडिया ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ सेपरेट हिंदूज किंगडम एंड वाज नॉट रियली यूनिफाइड अगेन अंटिल द कमिंग ऑफ द मुस्लिम इन द 7th C। 7th C आप समझते हो कि इससे पहले कौन आएगा? 7वीं शताब्दी में। जब तक मुस्लिम नहीं आते तब तक ये क्या होता है, ये लोग जो है यूनाइटेड नहीं हो पाते। ठीक है, फिर हम लोगों ने आज बात की गुप्त वंश के पतन के कारण। सबसे पहले मैंने बताया कि गुप्त वंश के जो अंतिम प्रतापी शासक माने जाते हैं वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के अयोग्य उत्तराधिकारी जो कि गुप्त वंश के जो अभी तक चला जा रहा था उसको संभाल नहीं पाए। दूसरा बाह्य आक्रमण किसका? हुणों का होता था। तो हुणों आक्रमण को रोकने वाला जो हिंदुस्तान में एक व्यक्ति था वो था यशोवर्मन। यशोवर्मन अपनी शक्तियों का क्या कर रहा था? प्रचार प्रसार कर रहा था। और वही बाह्य आक्रमण में कौन था? हुण। तो हुणों को रोकने वाला कौन था? यशोवर्मन, ना कि स्कंदगुप्त के कोई उत्तराधिकारी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा सामंत और प्रांतपतियों का क्या होना? स्वतंत्र होना। सामंती व्यवस्था को सबसे पहले गुप्त वंश में अपनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
आंतरिक कलह, यानी कि मैंने बताया आपको कि कोई भी शासक अगर मृत्यु हो जाती थी या स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई तो कौन नेक्स्ट शासक बनेगा, इसकी कोई भी योग्यता जो थी वो तय नहीं थी। कोई भी शासक बन सकता था, कोई भी युवराज या राजकुमार शासक बन सकता था। इसीलिए इन भाइयों के बीच में ही गुप्त काल में, गुप्त जो राजमहल था उसमें ही उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। साम्राज्य की विशालता आपको पता है, उत्तर भारत दक्षिण भारत के मैक्सिमम जगह पर गुप्त वंश का क्या था, शासन था। और इतना ज़्यादा विशालता है तो वो उसकी बागडोर भी उतने ही अच्छे और मजबूत हाथों में होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं नहीं प्राप्त होती। युद्धों का आधिक्य, मतलब यानी कि आप लोग देखते हो समुद्रगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त ये निरंतर युद्धों में लिप्त रहते हैं और युद्धों की वजह से ही इसका जो भार है वो किस पर आता है, गुप्त वंश के खजाने पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कूटनीतिक विफलता। तो उसमें आप ये चीज़ लिख सकते हो कि साम्राज्य को सुचारू रूप चलाने के लिए केवल और केवल आपका साहसी होना नहीं, बल्कि आपका एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ होना भी बहुत अति आवश्यक होता है। कहाँ पर आपको संधि करनी है, किसके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करना है, इस टाइप की चीज़ें भी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शासन व्यवस्था में, यानी कि शासन व्यवस्था में आप देख सकते हो सामंतों को देने के बाद में सामंत जो है राजा से एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनकर आते हैं। राजा सामंतों के ऊपर डिपेंड होने लग जाता है, ठीक है। और तो सामंत अपने हिसाब से जिस तरह से चाहेंगे वैसे ही राजा को क्या करेंगे, चलाएंगे। तो वो शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष था कि आपने क्या किया, सामंतों के हाथ में राज्यों की बागडोर संभाल दे दी। अहिंसात्मक नीति का मैंने बताया कि गुप्त वंश के मैक्सिमम शासक जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इसके बाद में स्कंदगुप्त के बाद में जो शासक आते हैं वो बौद्ध धर्म को भी मानने लग जाते हैं और वो कहीं ना कहीं शांति और अहिंसा के पुजारी हो जाते हैं। और जब शांति और अहिंसा को आप अपनाओगे तो जितना मैक्सिमम हो सकता है आप युद्ध से क्या करोगे, दूर रहोगे, ठीक है। तो आज तक हमने पढ़ा हमारा गुप्त साम्राज्य, ओके। और अब हम देखते हैं कि वाई गुप्त एम्पायर इज कंसिडर्ड एज ए गोल्डन एज ऑफ इंडिया। कई बार आपके सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो ये बन के आ जाता है कि गुप्त साम्राज्य को इंडिया का या भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में पॉइंट आउट कर रखा है। बिकॉज वेस्टर्न इन्वेडर्स वर डिफीटेड, शक और हुणों को हराने में सबसे पहला क्या था, अगर बाह्य देखो हिंदुस्तान के थे गुप्त और इन्होंने हुणों और शकों को हराया था, ठीक है। तो हुणों और शकों को से भारतीयों को बचाना और भारत की रक्षा करना, इसीलिए इस एरा को क्या बोला गया, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द किंगडम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक मैक्सिमम एरिया जो है कॉन्कर करा गया था, ठीक है, जिसमें भारत का नेपोलियन है समुद्र को। और इवन की हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त क्या करते हैं, ये बचाकर रखते हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ इन सोसाइटी इज ड्यू टू द गुड गवर्नेंस ऑफ गुप्त किंगडम, यानी कि गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक थे उनकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया बोला गया। यानी कि हमने जिस तरह से लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे यहाँ पर एक सिल्क मार्ग जो है यूरोपियन कंट्रीज तक जाता था, वहाँ पर मसाले, रेशम, ठीक है, सूती वस्त्र है, उसके अलावा हाथी दांत है, तो इनका क्या होता था, व्यापार होता था। तो ये कब होता था, गुप्त एम्पायर की वजह से। तो न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से बहुत सारा सोना, बहुत सारी वेल्थ जो है इंडिया में आती है। और इस वजह से हमारे जो गुप्त शासक होते हैं वो मंदिर निर्माण, मूर्ति कला, ठीक है, और जो मूर्ति कला है, स्थापत्य है, इनके बारे में ध्यान देते हैं। और आप उत्तर भारत के मैक्सिमम जो कि नागर शैली में निर्मित है, तो उस शैली में आप देखते हो मंदिरों का निर्माण होता है। शेयर ऑफ इंडियन ट्रेड इन वर्ल्ड वॉज मोर देन 20%, नाउ इट इज़ लेस देन 0.1%। मतलब उस टाइम में हमारा जो शेयर होता था, जब हम इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात करते हैं, हम लोग जो वर्ल्ड लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, तो 20% जो व्यापार है पूरे विश्व का वो केवल और केवल इंडिया से आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम में गुप्त काल में हमारा 20% जो है, यानी कि पूरे दुनिया का जो आपस में व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसका 20% शेयर जो है वो केवल और केवल इंडिया से ज़्यादा था। उसके अलावा हम देखते हैं हमारे इतिहास में अपना अलग ही उम्दा नाम रखने वाले कालिदास, पाणिनि, भास, वारामिहिर, बौद्ध लीडर्स इन द वेरियस फील्ड्स प्रेजेंटेड द क्लासिक वर्क टू द वर्ल्ड। यानी कि आप लोग देखते हो क्लास में मैंने बताया था कालिदास की रचनाएं, पाणिनि है, भास है, वारामिहिर है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की कहानियां हमने बचपन से सुनी होगी, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजंस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था गुप्त एम्पायर के बारे में। और गुप्त एम्पायर में देखो आप लोगों को एक और चीज़ है, होमवर्क समझ लो, क्लास वर्क। तो इनके द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करा है। उन मंदिरों का निर्माण है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उन गुफाओं पर चित्रकारी करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो केवल और केवल कौन से काल में हुई थी, गुप्त काल में। इसीलिए दिस इज ऑल अबाउट द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, यानी कि दैट इज गुप्त एम्पायर, ओके। तो आज के लिए इतना ही।
और गुप्त साम्राज्य आज यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।